शुरुआत राजस्थान से बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बीजेपी पर उनकी हुकूमत को गिराने का संगीन इल्जाम लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी हुकूमत कोरोना से जंग लड़ रही है, जबकि बीजेपी उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने साफ कहा कि राजस्थान में हुकूमत मुस्तहकम है और मुस्तहकम रहेगी। अशोक गहलोत के मुताबिक रियासत में कांग्रेस की हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद का। अरबाज, काफी संगीन इल्जाम लगाया है अशोक गहलोत ने, खरीदो फरोख्त की कोशिश की जा रही है और साफ उन्होंने कहा कि वो तो कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी जो है वो उनके खेमे में कहीं ना कहीं सेंध लगा रही है। क्या कुछ तफसीलात? देखिए, एक बड़ा जो पॉलिटिकल ड्रामा है राजस्थान में वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि एक सियासी उठापटक आपने पिछली बार मध्य प्रदेश में देखी थी, राजस्थान के अंदर जो हुकूमत है उसको लेकर के ये राज्यसभा चुनाव से पहले से ही ये सारी जो सरगर्मियां हैं शुरू हो चुकी थी। सीएम पहले कई बार इस बात को की तरफ इशारा कर चुके थे। अब जो पूरा मामला है, जब इसमें एसओजी ने एक एफआईआर दर्ज की है, बाकायदा 2 मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे रखा है, तो जो विधायक हैं बागीदोरा और कुशलगढ़ के, उनको खरीद फरोख्त करने की बातचीत आई है। 20 से 25 करोड़ रुपए देने का इसमें जो है डिटेल इसमें मिली है। जो धारा 124A है उसमें सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का एक मामला होता है, वो दर्ज किया है। फिलहाल जो है पूरा जो सियासी उठापटक है वो जारी है। तो अभी कुछ देर पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने कहा है कि हम 5 साल बहुत मजबूत सरकार देंगे, हमारी तैयारियां पूरी है। और जो तैयारियां की जा रही हैं भाजपा की तरफ से, उन्होंने सीधा इल्जाम जो है आला कमान के ऊपर लगाया है कि वहां से इशारा मिलता है, सारा काम राजस्थान में ग्राउंड पे किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ऐसे नाराज विधायकों को खरीदा जाए, अपनी तरफ लिया जाए। राज्यसभा जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोशिश की गई थी कि जो नतीजे हैं उनके ऊपर कुछ इसका असर आए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जनता सभी लोगों को सबक सिखाएगी। वहीं पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधा ये कहा है कि ये तमाम इल्जाम गलत हैं, बल्कि भाजपा के जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले में एक विशेष अधिकार जो प्रस्ताव है उसके हनन का जो भाजपा के 5 विधायक हैं उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री के खिलाफ किया। तो एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है राजस्थान में अगर देखा जाए। फिलहाल सीएम ने कहा है कि ये गलत है और हम 5 साल मजबूत सरकार देंगे। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सियासी उठापटक फिलहाल चल रही है। अरबाज, इस सब के बीच में हमें ये भी नहीं भूलना है कि खुद अशोक गहलोत मंझे हुए सियासतदान हैं। हमने ये भी देखा कि बहुत सारी कांग्रेस की जब रियासतें थी वहां पर अगर इस तरह की कोई भी मुश्किल आई है तो हमेशा अशोक गहलोत ने इन तमाम परेशानियों से वहां की रियासतों को निकाला है। अगर उन्होंने इस तरह से इल्जाम लगाया है तो कहीं ना कहीं सियासत इसमें बहुत मायने रखती है। देखिए, है ना, अभी तक जो बयानबाजियों का दौर और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात के इल्जाम लगाना, ये चीजें चलती रही, लेकिन ये पूरा मामला अलग हो चुका है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकायदा एसओजी ने एक मामला दर्ज किया है जो धारा 124A में यहाँ पर दर्ज किया गया है। मतलब सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का मामला उन्होंने ऑफिशियली रजिस्टर कराया है। इसमें जो राजस्थान के मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ पहले ही विशेषाधिकार हनन का एक मामला दर्ज करा चुके थे एसओजी में, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ, जांच हुई। अभी फिलहाल एसओजी में एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो अलग से जो है 3-4 जो विधायक है जिन्होंने ये पूरी खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है और इसमें पूरी एक्टिविटीज दिखाई है, उनके खिलाफ नाम दर्ज करके एक जांच शुरू करने की बात की जा रही है। यहाँ तो बहरहाल इस अहम मामले में आगे क्या कुछ होगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में इस साल इम्तिहान नहीं होंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी की भी डिग्री नहीं रोकी जाएगी, गुज़िश्ता इम्तिहान के मुताबिक ही रिजल्ट दिया जाएगा। कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है
कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना ज़रूरी है, या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है। तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाएं, उसका कोई फॉर्मूला बनाएं और उनका इवैल्यूएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में फौज ने एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद फोर्सेस ने कार्रवाई की और खारदार तारों को काटकर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 2 मिलिटेंट को हला कर दिया। भारी असलहे से लैस मिलिटेंट पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से आ रहे थे और इससे मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 12 मैगजीन्स, 1 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, रेडियो सेट्स, खाने पीने की अशिया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। Early hours of this morning, our troops along the line of control in Nogam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launch pad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army. अरुणाचल प्रदेश पुलिस और आसाम राइफल्स की मुश्तरका कार्रवाई भी मुसल्ह ग्रुप NSCNIM के 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लोंगडिंग जिले के गेनुगांव में आज सुबह मुश्तरका कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आसाम राइफल्स का एक जवान भी जख्मी हुआ। एक और अहम खबर, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब किया। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि शरह नमू को फरोग देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शक्तिकांत दास के मुताबिक कोरोना के सबब इक्तिसादी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 100 वर्षों में किसी वबा से सेहत और मईशत उतनी मुतासिर नहीं हुई थी जितनी कि कोरोना से अब हुई है। उनका कहना है कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए आरबीआई ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने 3 दिनों का जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन जुमे की शब से शुरू होकर पीर की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इलाहाबाद में भी जुज़वी लॉकडाउन शुरू होते ही तेज़ बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी यूपी में आइंदा 3 दिनों तक
मूसलाधार बारिश और तूफान की पेशगोई कर दी है। मकामी इंतजामिया ने भी लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपने घरों में ही रहने और हुकूमत की गाइडलाइंस पर पाबंदी से अमल पैरा होने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान शहर के तमाम बाजार, दफातर और अवामी मकामात पूरी तरह से बंद रहेंगे। और वहीं औरंगाबाद में कर्फ्यू के दौरान जिला इंतजामिया ने राशन की दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी, लेकिन कर्फ्यू की वजह से आवाम को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। इसके नतीजे में शहर में राशन की दुकानें खुली होने के बावजूद खरीदार दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे। औरंगाबाद में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 10 से 18 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन इस कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स को छूट दी गई है। ये राशन की दुकानें अपने मुकर्ररा वक्त पर खुली रखी जा सकती है। हमारे साथ यूसुफ भाई है, राशन वाले, उनकी दुकान खुली है। उनसे बात करते हैं कि क्या हालात है। जी यूसुफ भाई, आपकी दुकान खुली है, क्या हाल है? दुकान तो देखो प्रशासन ने खोलने को इजाज़त दे दी है, लेकिन लोग आ नहीं रहे। पुलिस प्रशासन लोगों को रोक देते हैं, आने नहीं देते। और पिछले लॉकडाउन में भी पूरे टाइम दुकान खुली थी। कई कार्ड धारकों के मेरे को फ़ोन आते थे, पुलिस वाले रोक देते थे उनको। तो मैं उनको बोलता भी था कि पुलिस वालों के पास दो, मैं बात करता, दुकान पे बैठा हुआ माल बांट रहे हैं, लेकिन आने नहीं देते थे। तो कल से आपकी दुकान खुली है, कल से आज तक कितने कस्टमर आए आपके पास? कल से दुकान खुली है, आज भी, कल भी एक भी नहीं आया और आज भी एक भी नहीं कस्टमर आया। अच्छा, आपकी दुकान में राशन है पूरा देने के लिए? राशन तो अभी देखो पूरा आया नहीं मेरे पास। 70-75% दुकानों पे राशन आ गया, मेरी दुकान पे राशन अभी तक आया नहीं। कोई भी प्रकार का राशन नहीं आया अभी। अच्छा, ये कर्फ्यू की वजह से यानी आपका राशन भी रुक गया है? हाँ, इसकी वजह से ही शायद रुका हो, क्योंकि 10 तारीख तक वाटअप करे, 10 तारीख को नंबर मेरा नहीं लगा। आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है खुली रखने की? सुबह 9 से 1 बजे तक, शाम में 4 से 8 बजे तक। जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया कि उनकी दुकान खुली है और ये कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहेंगी। इसी तरह से औरंगाबाद की तकरीबन 188 दुकानें हैं राशन की जो खुली हुई है, जहां पर कुछ दुकानों पर राशन है, कुछ दुकानों पर राशन नहीं है। लेकिन चूँकि इंतज़ामिया ने उन्हें दुकानें खुली रखने का हुक्म दिया है, इसलिए ये लोग कर्फ्यू के दौरान भी दुकानें खुली रखे हुए हैं। इनको इंतज़ार है कस्टमर का, लेकिन कर्फ्यू की वजह से कस्टमर इन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। यूपी में 3 दिन के लॉकडाउन के पेश नज़र सभी बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। फिलहाल उन्हीं लोगों को दिल्ली से यूपी में जाने की इजाज़त है जो कि ज़रूरी खिदमात से जुड़े हैं या फिर जिनके पास इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा पास मौजूद है। यूपी के गाजियाबाद बॉर्डर का जायजा लिया हमारे साथी सुशील पांडे ने। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का ये गाजीपुर बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया, देख सकते हैं कि गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जिनके पास नहीं है उनको भी वापस भेजा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया है कि एसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं उन्हीं को इजाजत दी जाएगी। तमाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, आप देख सकते हैं कि वो सुबह से ही बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो मेडिकल से संबंधित लोग हैं उन्हीं को फिलहाल इजाजत दी जाएगी। वही लोग फिलहाल दिल्ली से गाजियाबाद में जा सकते हैं। तमाम लोगों से ये पूछताछ की जा रही है कि क्या आपके पास है या नहीं है। हालांकि आज से लेकर लगातार लॉकडाउन जो है वो जारी है और इसीलिए सघन चेकिंग गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। तमाम लोगों से पास भी पूछा जा रहा है कि अगर उनके पास है तो उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी, अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चूँकि 55 घंटे के इस लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके से डोर टू डोर स्टेप जांच करने वाली है, तमाम सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करने वाली है। इसीलिए तमाम जो बाजार हैं उनको भी बंद किया गया है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो भीड़ है वो भीड़ यही बता रहा है कि जिनके पास है, जिनके पास फिलहाल एसेंशियल सर्विसेज के पासेज हैं, उन्हीं को दिया जाएगा।
तमाम जो लोग हैं उन तमाम लोगों से पास मांगा जा रहा है। फिलहाल ये जो पूरी सघन चेकिंग है वो फिलहाल अभी लगातार जारी रहेगी। उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जिनके पास प्रशासन के द्वारा जारी पास है या जो एसेंशियल सर्विसेज में फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को फिलहाल वापस लौटा दिया जाता है जिनके पास नहीं है। 55 घंटे का ये लॉकडाउन है जिसमें फिलहाल पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग जो है वो फिलहाल बढ़ा दी है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी में कल रात 10 बजे से जारी लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। इस दौरान सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, बाकी दुकानें बंद हैं। गाजियाबाद के बाजार से हालात का जायजा लिया हमारे साथी सुशील पांडे ने। यूपी में 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन कल रात 10 बजे से शुरू हो गया है और उस लॉकडाउन का असर हम आपको दिखाएंगे। ये गाजियाबाद का सेक्टर 6 है। आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल अभी बंद हैं क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया था कि चूंकि लॉकडाउन की वजह से एसेंशियल सर्विसेज की तमाम जो दुकानें हैं वही खोली जाएंगी, बाकी तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और उसका फिलहाल असर देखने को भी मिल रहा है। ये काफ़ी बेस्ट गाजियाबाद का इलाका है और ये यहाँ पर सबसे बड़ी मार्केट्स है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आते जाते हैं, लेकिन आज फिलहाल जो लॉकडाउन है उसका असर देखने को मिल रहा है। ये पूरी मार्केट आज बंद है, इसको नहीं खोला गया है और इसके बगल की जो हम आपको मार्केट्स दिखाएंगे वो भी फिलहाल अभी बंद है क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया था कि तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद रहेंगी। लॉकडाउन का पूरा फॉलो किया जाएगा क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी और तमाम लोगों से इसीलिए प्रशासन ने ये गुहार भी लगाई थी और ये कहा भी था कि 3 दिन का जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में 55 घंटे के लॉकडाउन में सभी लोग इसका पालन करें। केवल जरूरी जो गाड़ियां हैं, जरूरी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उन्हीं को फिलहाल निकलने की इजाज़त है। बॉर्डर पर भी सघन चेकिंग है और उसका पूरा असर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है। अमूमन सड़कों पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और उसका असर बाजार में और तमाम उन जगहों पर देखा जा रहा है जो फिलहाल सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार ने साफ तौर से कहा है कि इस 55 घंटे के लॉकडाउन का पालन किया जाए और इसका असर फिलहाल गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। कोरोना के बढ़ते खतरात और पॉजिटिव मरीजों की तादाद में हो रहे बेतहाशा इजाफे के पेश नज़र यूपी हुकूमत ने एक मरतबा फिर सूबे में 55 घंटों का लॉकडाउन लागू किया। गुज़श्ता रात 10 बजे से लागू हुए लॉकडाउन के चलते आज मेरठ शहर में भी सभी बाजार और कारोबारी सरगर्मियां बंद रहीं। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस की तैनाती रही। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस ऑफिसर्स भी फोर्स के साथ सड़कों पर नजर आए। इस दौरान शहर में हालात का जायजा लिया हमारे साथी तंजीर अंसार ने। कल रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक यूपी में लॉकडाउन को दोबारा से एक बार लागू किया गया है। ख़ास तौर पर बात करें तो जो शहर जहां पर कोरोना मरीज़ों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है उनमें एक बड़ा शहर मेरठ भी है। मेरठ में 1300 से ज़्यादा मामले अब तक निकल आए हैं। गुज़िश्ता एक महीने में ही 700-750 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर इलाके मेरठ के कंटेनमेंट जोन है, लेकिन जब कल रात से जब लागू किया गया है लॉकडाउन तो आप देख सकते हैं कि शहर का जो ये इलाका है पूरा जो बाज़ार है वो बंद है, दुकानें बंद हैं और मुकम्मल तौर पे शहर बंद है। लोग इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जो मतलब तिब्बी जिनको ज़रूरत है या फिर दूध की जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो सिर्फ खुले हुए हैं। उसके अलावा बाकी और सारी दुकानें शहर में बंद रही हैं और इसके अलावा ही जनपद मेरठ में पूरी जंगा पुलिस ने सख्ती से इसे लागू करने की कोशिश की है। जो चौराहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, ज़्यादातर उन इलाकों में पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई गई है। आप लोग देख रहे हैं रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर और बाकी चीज़ें वही केवल खुलेंगी, बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। और कल रात से ही प्रशासन और पुलिस के सभी लोग फील्ड में लगे हुए हैं और सुबह जैसे ही दुकानें खुलने का समय हुआ था सभी से सभी अधिकारी, SDM, COs और बाकी पुलिस के सभी जो थाना प्रभारी वगैरह हैं सब लोग फील्ड
फील्ड में है, सबको अनाउंस करके बताया भी गया है और जनता का भी इसमें भारी सहयोग मिल रहा है। लोग स्वतः ही घरों से नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नियमों को नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है, गाड़ियाँ सीज की जा रही हैं और मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि सोमवार 5 बजे तक पूरी तरह से लोग लॉकडाउन का पालन करें, बगैर मास्क के ना निकलें। जुर्माने की राशि भी मास्क न पहनने पर बढ़ा दी गई है, जो 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। इन सभी चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे पेट्रोल पंप और ढाबा खुलेगा, बाकी सब अन्य बंद है। सभी मार्केट, प्रतिष्ठान और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज, इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सब बंद हैं और सभी जगह जो है लोगों से अपील भी किया गया है। आप देख भी रहे होंगे इस समय लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन भी किया है। सभी लोग अपने घरों में हैं। सिर्फ मेडिकल टीम जो हमारी सर्वे कर रही है, जो 2 तारीख से हमारा हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है और इसके अलावा हमारा जो सैनिटाइजेशन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी न्यूज़ 18 हापिक का मिशन पानी कोरोना बहरान के दौरान भी जारी है। इस हफ्ते हम आपको जल सेवक कंपनी की काबिशों से रूबरू करवा रहे हैं। ये कंपनी ग्रे वाटर की रिसाइकलिंग जदीद तरीक़ों से करती है। ख्याल रहे कि नहाने और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को ग्रे वाटर कहते हैं। My name is अभिजीत। मेरा नाम अभिजीत है। मैं दक्षिणी महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ पर पानी की हमेशा से कमी थी। वहाँ 24 घंटे पानी नहीं आता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने संसाधनों की कीमत समझनी चाहिए और इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें बचा सके। मैं अपनी शिक्षा और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जिसका फायदा हमारे देश को लंबे समय तक हो। मैं जल सेवक सॉल्यूशन का फाउंडर हूँ। हमारा काम यह है कि हम घरेलू ग्रे वाटर को रिसाइकल कर पानी को शौचालय और बागवानी के इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं। 2 चरण प्रक्रिया में ये अशुद्ध पानी फिल्टर कर स्वच्छ बनाया जाता है। सवाल ये है कि ग्रे पानी क्या होता है। घरेलू कामकाज में इस्तेमाल हुए पानी को ग्रे पानी कहते हैं, जिसमें मानव अपशिष्ट नहीं शामिल होता। मतलब नहाते समय सिंक, वॉशिंग मशीन और रसोई से निकलने वाला पानी। पहले चरण में हम सभी ग्रे वाटर को बाथरूम, वॉशिंग मशीन और हैंड वॉशिंग से इकट्ठा करते हैं। इस पानी में से लगभग 50 माइक्रोन पार्टिकल निकालकर इसे फिल्टर कर दिया जाता है। फिर इसमें फिटकरी और क्लोरीन कम मात्रा में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस पानी को टैंक में डालकर बाथरूम और शौचालय में इस्तेमाल किया जाता है। रखरखाव और लागत के मामले में ये काफी किफायती है। ये प्रोडक्ट काफी हल्का है। इसे आसानी से घरों और रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जमीनी समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखता हूँ। आज बाजार में उत्पाद जरूर है, लेकिन वो भारत के लिए नहीं बने हैं। वो पश्चिमी या बाकी विकसित देशों को सोच में रखकर बनाए गए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज, or some developed countries. So when we try to replicate the हम same वही विचारधारा idea अपना नहीं सकते, क्योंकि हमारा रहन सहन और मानसिकता अलग है। mindsets are different. So we need a product. इसीलिए हमें एक ऐसा उत्पाद चाहिए जो भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। घर बैठे समाधान ज्यादा मजबूत होते हैं।